इंडिया में आई नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार अब 14% की जगह 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। किस चीज का 14% या 18.5%? सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस योजना को मंजूरी दे दी है। इस पेंशन स्कीम में जो पेंशन अमाउंट है वो फिक्स्ड है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में जो पेंशन अमाउंट थी वो फिक्स्ड नहीं थी। कैसे? कई सरकारी कर्मचारी अभी भी ना तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम चाहते हैं ना तो न्यू पेंशन स्कीम चाहते हैं, बल्कि उन्हें अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। क्या कोई एम्प्लॉय एनपीएस और यूपीएस दोनों ले सकता है? ऐसे कई सवाल सबके मन में आ रहे हैं। आइए एक एक करके इसे समझते हैं। 24 अगस्त को हमारी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई। अगर सिंपल भाषा में कहे तो पेंशन स्कीम वह सरकारी स्कीम होती है जिसमें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद उसके पूरे जीवन तक एक फिक्स्ड अमाउंट पेंशन के रूप में मिलता है। यह पेंशन कोई नई चीज नहीं है। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तभी से चली आ रही है। 1881 में द रॉयल कमीशन ऑफ सिविल एस्टेब्लिशमेंट का गठन हुआ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन देने के लिए। इसके बाद 1919 और 1935 में इसमें अमेंडमेंट्स आए और 1972 में गवर्नमेंट ने एक पेंशन स्कीम लाई जो 2004 तक चली। आज उसे ओपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं। 2004 तक यही स्कीम चली। इस स्कीम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसकी आखिरी बेसिक सैलरी और डीए का 50% पेंशन रिटायरमेंट के बाद से मिलने लगता है। सैलरी तो आप सबको पता होगा। सरकारी कर्मचारी को जो सैलरी मिलती है वो कुछ ऐसी दिखती है। सैलरी में बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, एचआरए वगैरह होते हैं। डियरनेस अलाउंस एक अलाउंस है जो सरकार महंगाई को ध्यान में रख कर देती है, इसलिए इसे हर साल बढ़ाया जाता है जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है। अब ये डीए तो बढ़ता ही रहता है, इसलिए पेंशन भी बढ़ती रहेगी और इसमें एम्प्लॉय को कुछ नहीं देना पड़ता है। और इसी कारण सरकार को लगा कि ये बहुत बड़ा खर्चा है और रिटायरमेंट के बाद इस तरह से पेंशन देना सरकार के लिए घाटे का सौदा है। इसी कारण से 2004 में आई एक नई पेंशन स्कीम या एनपीएस। इसमें क्या स्पेशल था? एनपीएस के इन्वेस्टमेंट पहले सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए आए, पर 2009 तक ये प्राइवेट के लिए भी आ गए। 2018 में इसमें टैक्स रिबेट भी मिलने लगी। सैलरी और डीए का 10% एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना होता है और उतना ही सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है। हालांकि अब ये नंबर 14% हो गया है। सही सुना आपने। इस पेंशन स्कीम में अब एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना था। जैसे प्रोविडेंट फंड में एक हिस्सा आपके सैलरी से कटता है, उसी तरह एनपीएस में भी आपके बेसिक प्लस डीए का 10% आपकी सैलरी से कटने लगेगा। एनपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा गारंटेड रिटर्न वाला स्कीम नहीं है, बिल्कुल अलग है। एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं दो तरह के होते हैं। टीयर 1, इसमें लगाया हुआ पैसा इन्वेस्टर के 60 ईयर्स होने तक लॉक रहता है। मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज होती है। यह गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी है। इसमें लगाए हुए पैसे पर 80C में 1.5 लाख और 80CCD में एक्स्ट्रा 50,000 का टैक्स रिबेट मिलता है। मतलब टोटल 2 लाख तक का टैक्स रिबेट मिलता है। यह पैसा आप 60 साल तक नहीं निकाल सकते, पर 60 साल के बाद आप इसमें लगाए हुए पैसे का 60% निकाल सकते हैं और बाकी 40% पैसे से आप एन्युटी ऑप्शन ले सकते हैं। अब ये एन्युटी ऑप्शन क्या होता है? सोचिए आपके 60 ईयर्स तक होने तक आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ हो गई है और आपने उसमें से 60% निकाल दिया, तो अमाउंट बची 40% यानी 40 लाख। अब आपको इस 40 लाख से एक एन्युटी ऑप्शन लेना पड़ता है। आसान भाषा में कहे तो एन्युटी ऑप्शन पेंशन देने वाला ऑप्शन है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो आप अपने बचे हुए 40 लाख एक कंपनी में देंगे और वो कंपनी आपको हर महीने पेंशन देगी। अभी 5 कंपनी ये ऑप्शन दे रही है और एन्युटी परचेज करने के बाद ये कंपनी आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट देती है जो 6 से 7% होता है। यहाँ ध्यान रहे कि जो 60% आपने निकाला है उस पर टैक्स नहीं है, पर जो हर महीने आपको पेंशन मिलता है उस पर आपको इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता रहेगा। एनपीएस में दूसरा ऑप्शन है टीयर 2। इसमें कोई लॉक इन नहीं होता और आप मिनिमम 1000 रुपीज से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें लगाए हुए पैसे पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, ना ही पैसे निकालने पर कोई टैक्स रिबेट मिलता है। टीयर 2 आप तभी ओपन कर सकते हैं जब आपका ऑलरेडी टीयर 1 अकाउंट है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे। थोड़ा डिफरेंस है यहाँ सरकारी और प्राइवेट एम्प्लॉय के बीच। सरकारी एम्प्लॉय को 3 कंपनीज मिलते हैं सिलेक्ट करने के लिए, एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई।
इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये 3 ऑप्शन चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के। स्कीम जी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसमें लगाया हुआ सारा पैसा मतलब 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है। स्कीम LC50 लाइफ साइकिल 50, इसमें मैक्सिमम 50% पैसे इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होंगे। स्कीम LC25, इसमें ज्यादा से ज्यादा 25% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होंगे। इसमें चुने हुए फंड्स को 1 साल में एक बार आप बदल भी सकते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉयज का मामला थोड़ा अलग है, इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। एनपीएस, गवर्नमेंट के लिए अलग अलग रूल, प्राइवेट के लिए अलग अलग रूल, दोनों में टियर 1 और टियर 2 का सिस्टम। अब टियर 1 और टियर 2 में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, जैसे लॉक इन और टैक्स बेनिफिट, लेकिन इन्वेस्टमेंट चॉइस सेम होते हैं। इन्वेस्टमेंट चॉइस क्या क्या है? गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक चॉइस है, ऑटो चॉइस। जैसे मैंने बताया, स्कीम जी, स्कीम LC50 एंड स्कीम LC25। प्राइवेट कंपनी वालों के लिए एक्टिव चॉइस भी है, जिसमें उनके पास 4 फंड ऑप्शन होते हैं। ECGA, E मतलब इक्विटी जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, C मतलब कॉर्पोरेट डेट जिसमें रिस्क कम होता है, G मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसमें रिस्क सबसे कम होता है, और A मतलब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स इसमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है। प्राइवेट एम्प्लॉय इसमें अपना 100% फंड्स एलोकेट कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 75% क्रॉस नहीं करे और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में 5% क्रॉस नहीं करे। इसके अलावा प्राइवेट एम्प्लॉय भी ऑटो चॉइस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। LC75, जिसमें 35 साल के एज में 75% पैसा इक्विटी में, 10% पैसा कॉर्पोरेट डेट और 15% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगते हैं, और 60 इयर्स तक हर साल इक्विटी में आपका कंट्रीब्यूशन घटते जाता है, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। LC50, इसमें 35 इयर्स में 50% पैसा इक्विटी में लगता है और फिर वो इक्विटी एलोकेशन धीरे धीरे कम होता जाता है। LC25, इसमें 25% और फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास 3 कंपनीज है जिसमें उनका सारा इन्वेस्टमेंट जाता है। प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए और भी 8 फंड्स अवेलेबल हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, आदित्य बिरला, टाटा, मैक्स लाइफ, DSP, जहां से वो पेंशन ले सकते हैं। अब एक नई पेंशन स्कीम आ गई है, UPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 24 अगस्त को सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। NPS की तरह इसमें भी सरकारी कर्मचारी अपने सैलरी और डियरनेस अलाउंस का 10% ही कंट्रीब्यूट करेंगे। गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है और वो अब 18.5% हो गया है। इसका कंडीशन क्या है? अगर कोई सरकारी कर्मचारी कम से कम 25 साल से काम कर रहा है, उसके आखिरी 12 महीने के सैलरी का एवरेज का 50% पेंशन मिलेगा। अगर टेन्योर कम हुआ तो उस हिसाब से पे आउट भी कम होगा। मिनिमम 10 ईयर टेन्योर होना चाहिए। जो भी एम्प्लॉय कम से कम 10 साल काम कर चुका है, उन्हें कम से कम 10,000 रुपए पेंशन हर महीने मिलेगी। पेंशनर के डेथ के बाद इमीडिएटली नॉमिनी को 60% पे आउट मिल जाएगा। जहां NPS में 60% कॉर्पस निकाल सकते हैं, वहीं UPS में आपको रिटायरमेंट के समय आपको जो मिलेगा उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। 1/10 ऑफ लास्ट मंथ सैलरी आपके कंप्लीट किए हुए सर्विस के हर 6 महीने की सैलरी जो है उसका 1/10 आपको मिलेगी। कहने का मतलब, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है और वो एम्प्लॉय 25 साल से काम कर रहा है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा? 1/10 मतलब 1 लाख का 10 मतलब 10,000। हर 6 महीने के हिसाब से 25 साल में 50 बार हो गए, मतलब टोटल एन्युटी आपको पे आउट होगी 10,000 × 50 = 5 लाख। ये एक बार में आपको रिटायरमेंट के समय मिल जाएगा। अभी सरकारी कर्मचारी के पास ऑप्शन है कि वो NPS या UPS में से कोई एक चुन सकते हैं। तो ये थी बातें OPS, NPS और UPS की, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू।